वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों की चर्चा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स पर चल रही थी और अब तक जो चर्चा हुई है उसमें आप लोगों को मटेरियल नाउन तक डिस्कस किया जा चुका है। आगे जो चर्चा होनी है वो कलेक्टिव और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा होगी। अब अगली वैरायटी जो है वो काइंड्स नाउन की जो चर्चा हो रही है तो उसमें नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग जितना भी टाइटल है या सब टाइटल है किसी टॉपिक का उसके मीनिंग पर ध्यान दीजिए तो आपका 70 to 80% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये कलेक्टिव नाउन है, यहाँ शब्द आया हुआ है कलेक्टिव। कलेक्टिव ये कलेक्ट वर्ब से बना हुआ है। इसका नाउन जो होगा वो होगा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना, एकत्र करना, इकट्ठा करना। तो ये कलेक्टिव नाउन भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन is the name of the group of persons or things। नाउन के बारे में आप जानते हैं कि पर्सन और थिंग या प्लेस का नाम होता है। यहाँ पर हम इसमें कलेक्टिव शब्द लगा दिए हुए हैं। ये कलेक्टिव अपने आप में अगर शब्द के रूप में पूछेंगे, आप जानना चाहेंगे कि ये कैसा शब्द है, 8 में से किस तरह का शब्द है, तो एक्चुअली ये एडजेक्टिव है जो इस शब्द को, इस नाउन को क्वालिफाई करता है। बट हम यहाँ ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये जब हम व्यक्तियों के समूह को या वस्तुओं के समूह को एक यूनिट के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको एक नाम देते हैं, एक यूनिट उसका हम नाम देते हैं, यूनिट के रूप में उसका नामकरण करते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे हम कहते हैं जूरी। जूरी का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ जजेज। न्यायाधीशों का ग्रुप, इसको पंचों का ग्रुप भी कहा जाता है। पंच भी न्यायाधीश होते हैं। तो जूरी है। हम कमिटी की बात करें, हम क्लास की बात करें, हम आर्मी की बात करें, हम हर्ड की बात करें, हम बंच की बात करें, all are the examples of collective nouns। सब ग्रुप है। जैसे यहाँ देखा आपने ग्रुप ऑफ जजेज है। कमिटी हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए 2 या 3 आदमी का को मेंबर बना के किसी समिति का वो गठन किया जाता है। जैसे रंगराजन कमिटी है, ये कमिटी थी। तो वो कमिटी ग्रुप ऑफ मेंबर्स
appointed for a particular purpose. ये हो जाएगा कमिटी कहलाएगा। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, हर्ड HERD हर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बंच, ये बहुत सारे में आता है, बंच ऑफ कीज भी होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स भी होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये एक यूनिट को बताते हैं, यूनिट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लीजिए। नंबर 1, a collective noun is a countable noun which can be used either as a singular noun or a plural noun, depending on the context in which it is used। इसको समझिए, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन है। ये इसका प्रयोग किया जा सकता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में। हालांकि ज्यादातर ये सिंगुलर आता है, बट इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं टीम शब्द है, टीम इज ए कलेक्टिव नाउन। कैसे भाई? ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, नाम यूनिट का दिया गया है, प्लेयर्स के ग्रुप का नाम दिया गया है कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो यहां पर ये टीम सिंगुलर शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम इज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसमें हम ये ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स होंगे इंडियन टीम में, इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ आर हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम ये लिखना चाहते हैं "11 teams are participating in the tournament", then
ये टीम का हमने टीम्स प्रयोग किया है। ये 11 अलग अलग 11 खिलाड़ियों के ग्रुप का हम एक साथ कर रहे हैं प्रयोग। दी 2 आर्मीज, सपोज चाइना और इंडिया की आर्मी, the 2 armies had a discord in डोकलाम। तो यहां पर आर्मी का हम आर्मीज किए। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस कंटेक्स्ट में उसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जूरी पर। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये बार बार ये शब्द पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूं, जूरी शब्द पर ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वर्ड इज यूज्ड as a part of a question in competitive exams। अब ये जूरी का यूज कैसे किया जाता है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसको जरा देखिए। दिया हुआ रहेगा सेंटेंस, दी जूरी have a unanimous decision in this matter। ये कभी ये प्रश्न दिया जाता है, कभी दिया जाता है दी जूरी was were divided on this point। ये दोनों प्रश्न दोनों तरह से पूछा जाता है। अब इसमें अगर ये प्रश्न आया हुआ है, ये दिस वन, ये वाला, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। यहां पर हम हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और यहां पर हम वेयर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। पूछिएगा ऐसा क्या हो गया, वो कौन सी बात हो गई? इस शब्द में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी जूरी आया हुआ है, नीचे वाले सेंटेंस में भी जूरी आया हुआ है। दोनों इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है, इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है। यहाँ आपने सिंगुलर वर्ब हैज लगा दिया, यहाँ आपने प्लूरल वर्ब हैव लगा दिया। ऐसा कैसे हुआ? तो इसके पीछे दो शब्द का कमाल है। इस सेंटेंस में यूनैनिमस आया हुआ है और इस सेंटेंस में डिवाइडेड आया हुआ है। बस यही खेल है इसके सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के सिलेक्शन के पीछे। ये यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत। एक मत मतलब क्या हुआ? ज्वाइंटनेस ऑफ आइडिया हो गया। और यहां डिवाइडेड हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विभाजित। तो विभाजित का क्या मतलब हुआ भाई? अलग अलग। तो अलग अलग हो गया तो सेंस ऑफ प्लूरलिटी आ गया। देयरफॉर यहां हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। यहां यूनैनिमस शब्द आया है, सेंस ऑफ यूनिटी हो गया, तो यहां हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। इस पर्टिकुलर शब्द पर मेरा अनुरोध है आप लोगों से, मेरी सलाह है कि इस
पर्टिकुलर शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे। ये बार बार इससे रिलेटेड प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉमन एरर में भी पूछा जा सकता है। इस तरह से ये वर्ब के सिलेक्शन से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप जान रहे हैं कि इसमें दोनों तरफ से हम आगे बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड, जिस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। ये बातें हुई कलेक्टिव नाउन की। और लास्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा। On the basis of characteristic or features of nouns, we classify the nouns in 5 groups. This one is the 5th, abstract noun. पांचवा और आखिरी वैरायटी नाउन की। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? सिंपल सी बात जानिए, it is the name of an intangible इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप अपने सेंस ऑर्गन से, जिसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब हुआ वो जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं हो, मतलब ये ऐसा नाम होता है, इट इज द नेम ऑफ एन आइडिया और फीलिंग which we cannot realize with our sense organs. सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां इसको कहा जाता है हिंदी में। हमारे शरीर के वो अंग जिनसे हम किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। वो 5 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जिसके इस्तेमाल करके हम किसी चीज के बारे में जानते हैं? आई है, नोज है, ईयर है, टोंग है, और स्किन है। क्या होता है? आंख से हम देखकर किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, नोज से सूंघकर, स्मेल के द्वारा हम किसी चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं, कान से सुनकर किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, टोंग से चखकर, स्वाद लेकर, टेस्ट लेकर हम किसी चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं, और स्किन से किसी चीज को टच करके, छूकर हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बट all these sense organs work only when the thing about which we want to know is a tangible thing. वो tangible होना चाहिए, उसका फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, तभी आप इसका प्रयोग करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इनटेंजिबल नाम होता है, मतलब उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा, आप उसको छू नहीं सकते हैं,
आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप उसको चख नहीं सकते हैं, आप उसको सूंघ नहीं सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड, भाई ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है। और हम दूसरी बात करते हैं फ्रेंडशिप, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोनों का डिफरेंस आप बहुत आसानी से समझिए, कुछ नहीं है इसमें, इनके मीनिंग को समझिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब फ्रेंड की बात हम करें और सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कीजिए उसके साथ। आपका कोई दोस्त है, आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं, छू सकते हैं, आप उसको चूम सकते हैं, आप उसका पीठ थपथपा सकते हैं। मतलब आप सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके उसके बारे में एहसास कर सकते हैं। आपको कहा जाए कि जरा अपने दो दोस्तों को पकड़ के लाओ, आप उनको मेरे सामने ला सकते हैं। बट वो जो दो दोस्त आप पकड़ के लाए हैं, कहा जाए कि इनकी दोस्ती को निकाल के लाओ, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। हम स्वीट की बात करते हैं, स्वीट्स हो जाएगा मिठाई, तो ये टेंजिबल है। रसगुल्ला देखने में उजला होगा, आंख से भी दिखाई पड़ेगा, चखेंगे आप, मुंह भी बताएगा, उसका टेस्ट आएगा आपको, स्मेल भी कर सकते हैं उसको कि वो बासी है या ठीक ठाक है। बट अगर आपसे ये कहा जाए स्वीटनेस, कि उस रसगुल्ले में से आप उसकी मिठास को ले आके हमको दीजिए, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ छुपा हुआ, वो अदृश्य है, इनटेंजिबल है। उसको आप सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आप उसका एहसास, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इट इज जस्ट द गेम ऑफ माइंड। आपके दिमाग में उसका एक कंसेप्ट है कि मिठास कोई चीज है, एक आइडिया है, बट वो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा उसका एहसास, उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा जो नाउन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ये स्वीटनेस एब्स्ट्रैक्ट है, ये स्वीट कॉमन है। काइंड एक्चुअली एक एडजेक्टिव है, इससे भी नाउन बनता है काइंडनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई? हम जब काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के आधार पर इनका टेस्ट करेंगे, तो जरा इनका टेस्ट रिपोर्ट देखें कि क्या होता है। तो सेकेंड बात हम करें कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। भैया जिसको हम सेंस ऑर्गन से पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम जान नहीं सकते हैं,
उनकी गिनती का तो सवाल ही नहीं उठता है। देयरफॉर हम काइंडनेस की गिनती नहीं कर सकते हैं, ये एहसास है सिर्फ, कैन नॉट बी काउंटेड। दिस कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा, और जैसे ही अनकाउंटेबल हो गया तो तीसरी बात क्या हो जाएगी कि इट विल हैव ओनली इट्स सिंगुलर फॉर्म। अब ये काउंटेबल, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं तो इसका प्लूरल नहीं होगा, ये केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो फिर अब चौथी बात इसी से निकल के आएगी कि अगर वो सिंगुलर फॉर्म होगा, उसकी गिनती नहीं हो सकती है, तो चौथी बात होगी कि ए एन, जो कि काउंटेबल नाउन के लिए रिजर्व है, कैन नॉट बी placed before an abstract noun। भाई ये abstract noun के पहले ए एन नहीं आएगा। अब एक आर्टिकल और होता है, वो होता है द। तो पांचवी बात हम लिख लें, बट when an abstract noun is particularized, कोई उसको हम खास बना दें, विशेष बना दें, ये अगर पर्टिकुलराइज हो जाए तो क्या होगा? इट टेक्स आर्टिकल द बिफोर इट। अब अगर वो पर्टिकुलराइज किया हुआ है तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से इसको समझिए। हम कहते हैं कि रियल फ्रेंडशिप इज स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है, इससे स्कार्सिटी शब्द बनता है अभाव। मतलब वास्तविक दोस्ती बहुत ही स्कार्स होती है, अभाव वाली चीज होती है, वो अक्सर नहीं मिलती है। यहाँ पर भी हमने फ्रेंडशिप शब्द का प्रयोग जनरल टर्म में किया है, ये कोई पर्टिकुलराइज इसको नहीं किया गया है, किसी विशेष की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर हम कहते हैं दी फ्रेंडशिप of Krishna and Sudama is rare। अगर हम कहते हैं कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जैसी दोस्ती रेयर है, वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं के बराबर है, तो यहाँ पर हम इस फ्रेंडशिप को, यहाँ हमने क्या किया है,
ये हम जनरल टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर, एक खास, ये कृष्ण और सुदामा की जो जोड़ी थी, इनकी जो दोस्ती थी, जिसकी चर्चा जो है वो हमारे धर्म ग्रंथों में की गई है और इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। कृष्ण सुदामा की जोड़ी है उनकी, ये बहुत महान थे, बहुत ये राजा थे और ये एक विपन्न ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रगाढ़ दोस्ती थी और जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये दो दोस्तों के बीच में कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया, कोई आईएएस बन गया, कोई बेचारा बेरोजगार रह गया। तो फिर भी अगर वो आईएएस घर आता है और वो अपने उस बेरोजगार दोस्त से उसी तरह से गले मिलता है जैसे वो साथ में पढ़ने के समय करता था, तो कहा जाता है कि इनकी दोस्ती जो है वो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है और वस्तुतः इस तरह की कोई दोस्ती जो है वो रेयर होती है। एनीवे, हम ग्रामर की बात करें तो हमने यहाँ कहा कि दिस abstract noun in this particular sentence has been particularized, और जब ये पर्टिकुलराइज कर दिया गया तो इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग, जो डिफिनिट आर्टिकल होता है उसकी चर्चा आगे आर्टिकल चैप्टर में की जाएगी, तो इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा हुई। नाउन, इसको मैं अब एक महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में, नाउन के बारे में ये मैं आपको बता दूं कि इतना जो हम लोगों ने 8-9 वीडियो बनाया, तैयार किया, देखा, उसको समझा, भाई इतना जो प्रयास किया गया, इतनी मेहनत जो की गई, क्या हम ये जाने कि भाई नाउन का क्या यूज होता है? हम इतना पढ़े, इतना समझे, इतना अपना समय व्यतीत किए, तो यूसेज ऑफ नाउन्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, बहुत कम प्रयोग है, हालांकि नाउन की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लाखों की संख्या वाले नाउन, करोड़ों की संख्या वाले नाउन रादर, उनका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में? तो 3 यूज है इसका। ओनली वन, फर्स्ट वन इज एज ए सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के लिए दूसरा नाम दिया गया है डूअर, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के लिए तीसरा नाम दिया गया है एजेंट। ये कहिए, ये कहिए या ये कहिए, एक ही चीज के 3 नाम हैं। हम सब्जेक्ट कहें, डूअर कहें, डू वर्ब है, ईआर लगा हुआ है, करने वाला। एजेंट कहें, ये सारा सब्जेक्ट है, करता है। तो मतलब किसी नाउन का प्रयोग, पहला प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये। इसमें एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। अब जरा बताइए आप, ये नाउन की कैसी वैरायटी है और ये नाउन की कौन सी वैरायटी है?
यस, वेरी गुड। ये है प्रॉपर नाउन और ये है कॉमन नाउन। थैंक यू। अब यहां पर हम नाउन का यहां बता रहे हैं कि पहला यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट मतलब डूअर, डूअर मतलब करने वाला। इसमें एक काम हो रहा है, वो काम हो रहा है पढ़ने का। अब ये पढ़ने का काम ये राम साहब कर रहे हैं। Therefore, राम इज द डूअर और ये नाउन है। तो नाउन का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। दूसरा यूज क्या होता है नाउन का? दूसरा यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे फिर से मैं उसी सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं। राम रीड्स द बुक। ये तो सब्जेक्ट डिसाइड हो चुका है, नाउन एज ए सब्जेक्ट। ये आप जान चुके हैं कि इसमें एक काम हो रहा है और ये वर्ब है। और ये जो है ये भी नाउन है। दिस नाउन इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में तो बता दिए कि वो डूअर होता है, अगर कोई काम हो रहा है उस काम को जो परफॉर्म कर रहा है दैट इज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? पहले तो आप इसको मान लीजिए मेरी बात कि ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो है दैट विच इज affected by the action of the subject। वो नाउन जो इस सब्जेक्ट के एक्शन के द्वारा प्रभावित होता हो या जिस पर प्रभाव पड़ता हो। जैसे अब ये प्रभाव वाली बात को थोड़ा और इफेक्टिवली समझने के लिए मैं ये एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। और राम ईट्स ए मैंगो, थोड़ा ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इसमें ये सब्जेक्ट है, डूअर है, काम कर रहे हैं ये, देयरफॉर ये सब्जेक्ट हैं। ये काम हो रहा है, देयरफॉर दिस इज वर्ब। जो काम हो रहा है वो वर्ब है। और ये ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा ऊपर आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और बताया था कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के काम का प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रभाव देखिए, राम जी आम खा रहे हैं, तो इस पर क्या असर होगा? ये आम छीला जाएगा, बड़ा खूबसूरत आम होगा, रहा होगा वो पीला पीला। उसका छिलका पहले राम जी छीलेंगे, उसके बाद उसको मुंह में डालेंगे। धीरे 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 उस आम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब उस पर इसका प्रभाव पड़ा, वो उनके पेट में चला गया, उसका अस्तित्व विलीन हो गया उनके पेट में, उदरस्थ हो गया। तो ये जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, इस काम का प्रभाव बेचारा ये झेल रहा है। तो जिस पर इस सब्जेक्ट के एक्शन का इफेक्ट होता है
दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, इसको भी जरा समझ लें। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स। भाई बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों को, नोट जरूर बनाइए। आप एक मोटा रजिस्टर लेके उसमें इन सारे चीजों की एंट्री कीजिए। हाँ, ये चैनल से आपको फायदा ये है कि आप किसी भी समय हमें बुला सकते हैं। आप ऑन कीजिए अपना मोबाइल, हम उपस्थित रहेंगे। आपको 2 पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, आप उतना ही 2 पॉइंट को देखिए, उसी को समझिए, फिर आगे बढ़िए। ये सुविधा आपके पास है कि ये कहा जाता है कि देयर इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। हर विपरीत परिस्थिति में इंसान के लिए चमकने का एक सुनहरा अवसर होता है। अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, ये एक अवसर है छात्रों के लिए सीखने का और जानने का। आप कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन करने जाते हैं, वो टाइम फिक्स रहता है, टीचर आपको बताते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी क्लास होता है आपका, ऑफलाइन जो क्लासेस की हमारी परंपरा रही है, उसमें बहुत सी बातें आप समझते हैं, बहुत सी बातें आप टीचर के घर से अपने घर आते आते वो वॉश आउट हो जाता है। बट दिस डज नॉट हैपन इन दिस मोड ऑफ लर्निंग जो अभी चल रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं या यूट्यूब चैनल्स जो है सो जो आ रहे हैं, उस पर ये सुविधा आपको है कि आप किसी भी समय बार बार एक ही टॉपिक को सर के यहाँ गए बिना, उनसे मिले बिना, आप उनको जो है सो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एनीवे, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स। पहला काइंड इसका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा काइंड है इसका, ऑफ कोर्स एक डायरेक्ट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? किसी सेंटेंस में दिया हुआ है, मान लीजिए ही gave me 5 pens। मी को हम हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। He gave मोहन 5 pens। ये सेंटेंस है, इसमें ही सब्जेक्ट है, gave वर्ब है, मोहन एक नाउन है, 5 एक एडजेक्टिव है, पेन्स एक नाउन है। ये एडजेक्टिव क्यों है, कैसे है, इसको आप अभी छोड़ दें। ये सब्जेक्ट क्यों है, कैसे है, इसको आप छोड़ दें, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं नाउन की और उसमें भी ऑब्जेक्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं। ये सब सिर्फ इतना आप मान लें कि ये सब्जेक्ट है। तो ये मोहन एक नाउन है और पेन्स एक नाउन है। हमको अब अभी आपको बताया गया कि 2 तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमको उसकी पहचान करनी है। ये सब्जेक्ट है तो बट नेचुरल है,
कि ये ऑब्जेक्ट है नाउन और ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहां पर सवाल उठता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। तो उसकी हम पहचान कैसे करते हैं? व्हाट या हु, whom, ये प्रश्न लगाइए आप, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसका प्रयोग कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू whom और फॉर व्हाट, ये प्रश्न कीजिए, कोई प्रीपोजिशन लगा के आप प्रश्न कीजिए, इसका जो आंसर होगा वो इनडायरेक्ट होगा। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जब दो ऑब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में, तभी वहां पर प्रश्न उठेगा कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और तब उसमें हमको उसका जवाब ढूंढने के लिए क्या करना होगा? हम व्हाट और whom लगा के प्रश्न कर सकते हैं। इससे जब प्रश्न करेंगे तो उसका जो जवाब होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर व्हाट या टू whom, इसका जो जवाब होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब जरा इसमें टेस्ट कीजिए उसको, इस एग्जाम्पल में उसको हम टेस्ट करें। क्या है भाई? He gave मोहन 5 pence। प्रश्न करें, What did he give मोहन? पाठ लगा के हम प्रश्न कर रहे हैं, इसको प्रश्न बना रहे हैं। He gave मोहन 5 pence। प्रश्न हम बना रहे हैं कि What did he give मोहन? प्रश्न ये लिखते हैं, What did he give मोहन? ये प्रश्न होगा, क्या आंसर आएगा? यस, इसका आंसर पेन्स, 5 पेन्स ऑफ कोर्स। इसका जो आंसर आया, अब ये क्या है? डायरेक्ट है। और हम दूसरा प्रश्न करें, वो प्रश्न क्या होगा? टू whom did मोहन, to whom did he give 5 pence? ये भी प्रश्न हम कर सकते हैं। 5 पेन किसको दिया? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा भाई? यस, इस प्रश्न का जवाब होगा मोहन। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए मोहन साहब। अब ऐसे भी समझिए आप कि ये जो सेंटेंस था, he gave मोहन 5 pence। ठीक है, ये सेंटेंस था। अब इसमें ऐसे भी समझिए आप कि ये सब्जेक्ट है, डूअर इनके द्वारा काम किया जा रहा है। कौन सा काम किया जा रहा है? देने का काम किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो इस काम का
सीधा असर किस पर पड़ रहा है? ये पेन पर। ये पेन जो इस घटना के पहले इसके मालिक ही थे, अब इसका मालिक बदल गया, मोहन हो गए इसके मालिक। मतलब ये देने का काम का सीधा असर इस पर पड़ा, देयरफॉर ये डायरेक्ट हो गया। अब इसी सेंटेंस में हम मोहन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों भाई? तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए बताया जा चुका है कि व्हाट और whom लगा के जो सवाल करेंगे उसका जो जवाब होगा वो डायरेक्ट होगा, और टू whom या फॉर व्हाट लगा के जब सवाल करेंगे उसका जो जवाब निकलेगा वो इनडायरेक्ट होगा। अब इसमें टू whom लगा के सवाल करें हम, To whom did he give 5 pence? क्या जवाब आएगा इसका? मोहन। तो मोहन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम पहचान करते हैं किसी सेंटेंस में। अब अगला यूज जो नाउन का है वो है, एक तो आपने देखा सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा देखा ऑब्जेक्ट के रूप में, और थर्ड इसका जो यूज होता है वो ए नाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए कंप्लीमेंट। पूरक। कंप्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। पूरक का मतलब हुआ पूरा करने वाला, दैट विच इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस। तो ये कंप्लीमेंट का कैसे प्रयोग होता है? ही राइट्स, ये सपोज कीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह लिखता है। बट अगर यहां पर हम स्टॉप कर दें इस सेंटेंस को तो द सेंस इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, समथिंग इज मिसिंग। हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी होगी, व्हाट, एंड दैट क्यूरियोसिटी इज नॉट सेटिस्फाइड हियर। इफ इट इज टू बी सेटिस्फाइड, अगर हम लिख देते हैं कि he writes a letter, तो अब ये कंप्लीट हो गया इसका सेंस। अब ये जो ए लेटर है यह ऑब्जेक्ट भी है और साथ साथ इस सेंटेंस में ये इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए आ रहा है, देयरफॉर ये पूरक है, कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पर ये नाउन है और नाउन हैज बीन यूज्ड एज ए कंप्लीमेंट। अब अभी हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट भी है, लेटर इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट भी है और कंप्लीमेंट भी है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का भी काम करता है। एक इसमें स्लोगन है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर complements, but all complements
आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। सारा का सारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो आता है वो वर्ब के इफेक्ट को तो बताता ही है, साथ साथ वो सेंस को भी कंप्लीट करता है। अब हम कहते हैं जैसे ही ईट्स ए मैंगो, इसको समझिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्क हो रहा है, मतलब ये वर्ब है और इस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है इस वर्क का, देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर हम रुक जाते तो सेंस इनकम्प्लीट होता, इसका प्रयोग कर दिए तो सेंस कंप्लीट भी कर रहा है, देयरफॉर ये कॉम्प्लीमेंट भी है। लेकिन अगर एक सेंटेंस ये दिया हुआ हो, दी अर्थ मूव्स, अब यहां ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी स्वीप्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। फिर भी इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है बट ऑब्जेक्ट नहीं है। सी स्वीप्स, ये तो हो जाएगा। तो कई बार ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, लेकिन हर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये सारे यूसेज हैं नाउन के, और ये नाउन का क्लासिफिकेशन और उसका यूज ये समाप्त हुआ। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो वीडियो सॉल्व्ड क्वेश्चंस का वीडियो होगा, जो नाउन एंड नंबर से रिलेटेड होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अभी तक के वीडियो को ठीक ढंग से देखे होंगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि जो आने वाला वीडियो होगा, जो क्वेश्चन होगा, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, उसमें आपको बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होगी और आराम से आप उनको कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।